हम हिंदी। ठीक है बेटा। बाकी आज आपका होमवर्क क्या था? मैंने एक्सरसाइज करनी थी और काइंड ऑफ डिफरेंस। हाँ जी। पहले वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, देख ले। यस मैम। पेज नंबर C43। यस मैम। हाँ जी, बताइए तो। बेटा पेज नंबर C43 पर एक एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर है हमारा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे वो है टिक द करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक कानून किस वर्ष पारित हुआ? आंसर क्या है इसका? 1961। बिल्कुल बेटा, इसका फोर्थ ऑप्शन है 1961, वो इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यस क्वेश्चन है, मैम। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर बताइए। खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। बेटा सी ऑप्शन है, खान यस अब्दुल मैम। गफ्फार खान, ठीक है। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? आंसर क्या आएगा इसका? फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ। सांप्रदायिकतावाद। सांप्रदायिकतावाद क्या होता है बेटा? सांप्रदायिकता क्या होती है? बेटा सांप्रदायिकता का मीनिंग होता है किन्हीं दो धर्मों में से एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना। मतलब कि दो धर्म हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन है, जो बंटवारा हुआ, उसका मेन कारण क्या था? उसका बेटा मेन कारण था सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता का मीनिंग होता है कि दो धर्मों में आपस में होड़ लग जाना कि हमारा धर्म बड़ा है, नहीं हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। समझ आ गई? तो सांप्रदायिकता यस का मैम। मीनिंग हुआ दो धर्मों में से एक धर्म को मान। सर्वश्रेष्ठ मानना या बड़ा मानना, ठीक है। यस मैम। हाँ जी बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, संविधान किस रूप में लिखा हुआ फोर्थ। है? फोर्थ। फोर्थ, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक के स्थान पर कानूनी अधिकार माना गया? आंसर? 1976। वेरी गुड बेटा, इसका थर्ड ऑप्शन है 1976। हाँ जी बेटा। फिफ्थ है हमारा, संविधान किस रूप में है? किस रूप में है बेटा? बोलो। अम्मा। बेटा इसका फर्स्ट आएगा लिखित। लिखित। फर्स्ट लिखित। यस मैम। नेक्स्ट है, देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। वेरी गुड बेटा, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री। सेवेंथ है, संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। वेरी गुड। ऊपरी सदन कौन सा बेटा? राज्यसभा। वेरी गुड। तो बेटा इसका आंसर आएगा फर्स्ट लोकसभा। एट्थ क्वेश्चन है, हमारे देश में सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? कौन सी है? बोलो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा, है ना? यस मैम। इसका आंसर नहीं मिला ना आपको? नो मैम। क्योंकि बेटा इसमें वो आंसर सही दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों पे टिक करो, या इसको कंबाइंड करके इसको मर्ज करके लिखो संसद, ठीक है। लोकसभा और यस राज्यसभा मैम। का जो मेन होता है, लोकसभा और किसके अंग होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग होते हैं ना, संसद के सदन होते हैं ना। यस मैम। तो मेन होते हैं संसद, उसी का काम होता है कानून निर्माण करने का। कानून निर्मात्री वही होती है। और एक होती है बेटा विधायिका, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम आता है उन कानूनों की व्याख्या करना, ठीक है। यस मैम। फिलअप, महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ डैश को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया? आंसर?
नहीं मिला लक्षिता? नो मैम। बेटा दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? मैंने आप लोगों को कराया था, दो ऐसे आंदोलन थे जो एक साथ शुरू हुए थे, दो आंदोलन। वो कौन से दो आंदोलन थे? वो थे बेटा, एक तो दांडी यात्रा मतलब दांडी मार्च जिसको बोला गया था, और उसके बाद दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दोनों सेम डे शुरू हुए थे 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो इसके फिलअप में आएगा 12 मार्च 1930। लिखो आंसर, 12 मार्च 1930। अब इसके कहीं भी पेज के आसपास लिख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन व या और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन डैश में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था प्रारंभ? अभी करके आए हैं लक्षिता, हम अभी डिस्कस किया है इसके बारे में। कब हुआ था प्रारंभ, शुरू कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 12 मार्च 1930। वेरी गुड, तो इसका आंसर आएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट इज भारत एक डैश राज्य है क्योंकि यहाँ समस्त धर्मों को सम्मान मानता है। कैसा राज्य है भारत हमारा? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सभी धर्मों को समान हक दिया गया है, और जो सरकार है वो किसी के धर्म के पक्ष में नहीं है। भारतीय सरकार की नजरिए से सभी धर्म समान है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिए, भारत एक डैश हो गया, सॉरी फोर्थ है, डैश वर्ष की आयु के प्रत्येक वयस्क व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। आंसर क्या आएगा? 18 वर्ष। वेरी गुड, आंसर आएगा 18 वर्ष। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव डैश वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है बेटा? लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होते हैं बताओ? अपने इंडिया में कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं बेटा? लक्षिता भूल गए? 5 वर्ष के बाद। सिर्फ एक राज्यसभा ऐसी है जिसके 6 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, बाकी लोकसभा के में और विधानसभा में सब में 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? ये फिलअप हमारा आया था। ठीक है, और आंसर आएगा लोकसभा। ठीक है, बाकी की बेटा जो इसकी परिभाषाएं दी हुई है ना, यस मैम। ये मैं ऑलरेडी आपको नोटबुक में करवा चुकी हूँ, पता है ना? ऑलरेडी मैं इसकी आंसर्स भेज चुकी हूँ आपको, तो ये आप दोबारा रिपीट मत करना, दोबारा मत लिखना। यस मैम। बस आप इसके आगे बुक में लगा लो टिक कि ये हमने इस चैप्टर में किया था, ये हमने इस चैप्टर में किया था। ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको हैंड टू हैंड फटाफट से वो आपको उसी जगह मिल जाए। अब आप बेटा इसका क्वेश्चन आंसर्स करके लेके आएंगे, जो नेक्स्ट है ना 2 मार्क्स के, ये कल करके लेके आएंगे आप। यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है बेटा, अब वो अपने ही निकाल लीजिए बुक। हाँ जी,
कल हम पढ़ रहे थे बेटा उच्चतम न्यायालय के बारे में, कि जो उच्चतम न्यायालय है हमारा वो कैसे बना, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, कैसे है, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। देखो इसकी संरचना पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय क्या होता है लक्षिता? कल हमने बताया था उच्चतम न्यायालय का एक और नाम बताया था, वो क्या नाम था? बोलो, म्यूट मत करो। मैंने पूछा आपसे कि उच्चतम न्यायालय का कल मैंने एक और नाम बताया था, क्या नाम था वो? सर्वोच्च न्यायालय बताया था, भूल गए? Yes, ma'am. सर्वोच्च No, ma'am. न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी। देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीश मतलब कि उसमें जो जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, हम उस बारे में पढ़ेंगे। देखो 2018 के कानून के अनुसार उच्चतम न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। बेटा उच्चतम न्यायालय में लगा लीजिए, उच्च न्यायालय में लगा लीजिए, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब कि टोटल होते हैं 31। याद रहेगा, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है? मतलब कि आपके पास बुक है लक्षित, आपने बुक खोली हुई है? Yes, ma'am. एक मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ जी, आपने देखा है इसका कि ये जो मैंने आपको बताया कि बेटा जो मुख्य न्यायालय है, मतलब कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है वो एक होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 30 होते हैं, और ये हमारे सभी में होते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. सभी का मतलब है बेटा, यहाँ पर हम सभी से लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे हमारा, जो कि आप लगा सकते हैं, ये देखिए हम आप अच्छे से देख सकते हैं अब कि जो हमारी बात हो रही है इसमें, देखिए कि ये जो है कि अधिक से अधिक 30 अधिक से अधिक 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है? उच्चतम न्यायालय में के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है। मतलब कि बेटा सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश क्या होते हैं? न्यायाधीशों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है बेटा? जज होते हैं ना, जज सुना है ना आपने? जज होते हैं बेटा, उनको हिंदी में बोला जाता है न्यायाधीश, ठीक है? समझ आ गया? याद रहेगा अब आपको। तो बेटा उनको कौन नियुक्त करता है? उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है? जो हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश है तो उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और उसको नियुक्त, और मतलब आपको बेटा आपने ये भी चीज पढ़ी होगी कि जो न्यायाधीश है, जो हमारा राष्ट्रपति है, वो बिना किसी सलाह के कोई काम नहीं कर सकता, पता है ना? कि उसको किसी ना किसी से सलाह लेनी अवश्य होती है, जानते हैं आप ये चीज? Yes, ma'am. है ना? तो बेटा ये बात भी ध्यान रखिए कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति या तो मंत्री परिषद से या प्रधानमंत्री से सलाह लेके काम करेगा। तो ऐसे ही बेटा जब बात आ जाती है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, मतलब कि जजों की नियुक्ति करनी है, तो वो अन्य जज, मतलब कि जो उच्च न्यायालय के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं, ठीक है?
Yes, ma'am. समझ आ गई। हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं, और जो उच्चतम न्यायालय होता है, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है बेटा, वो अपने अपने मतलब वो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का एक ही है, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है। कल मैंने आपसे ये बात पूछी थी बेटा कि जो हमारा हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है वो कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। वेरी गुड। ठीक है। देखो अब जिन्हें वह इस संबंध में, मतलब कि वो जब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो बेटा जो हमारे उच्च न्यायालय के जज होते हैं ना, ठीक है, मतलब कि जो हमारे Yes, हाई ma'am. कोर्ट के जज हैं, उनसे परामर्श लेकर और अन्य उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर ही करेगा, जिससे वह इस संबंध में परामर्श लेना अवश्य समझे। परंतु मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों के चयन में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना सदैव आवश्यक है। मतलब कि बेटा कि जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो अन्य न्यायाधीशों से, मतलब कि जो 30 एक्स्ट्रा, मुख्य न्यायाधीश बेटा एक ही होता है और 30 अन्य एक्स्ट्रा न्यायाधीश होते हैं। तो जब मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है तब उनसे पूछा जा रहा है, तो जब अन्य न्यायाधीशों के, मतलब कि जो एक्स्ट्रा न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति की जाएगी तो ऑफ कोर्स मुख्य न्यायाधीश से भी उसके बारे में पूछना अवश्य है। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार केवल वरिष्ठता होगा। मतलब कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति होगी वो मेन होगी और वो सबसे ऊपर रखी जाएगी, सर्वोपरि रखी जाएगी। ठीक है। Yes, ma'am. अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता, मतलब कि जो हमारे उच्चतम न्यायालय, जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, तो हाई कोर्ट में जब न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा तो उनके लिए क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या उनके लिए बोल सकते हो कि क्या क्या एक तरीके क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। जैसे हमने लोकसभा के लिए पढ़ा था कि कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, पढ़ी थी ना ये सारी चीजें हमने। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय, मतलब कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, यही चीज हमने सबसे पहले उसमें पढ़ी थी। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी यही चीज पढ़ी थी हमने। Yes, ma'am. हाँ जी। सेकंड, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। मतलब कि अब बात आ रही है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो बेटा ये आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि हमारा उच्चतम न्यायालय में जज बनने के लिए उसको पहले उच्च न्यायालय में, मतलब कि जो हमारे हाई कोर्ट है, जो कि हमारे स्टेट के अलग अलग होते हैं, बताया था ना मैंने, लेकिन बहुत से स्टेट के एक भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा और चंडीगढ़ का एक है। ठीक है। तो उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उच्चतम न्यायालय में जब भी अपॉइंट होगा वो, जब वो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो। थर्ड इज, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति के मत से वह एक विशिष्ट अधिवक्ता हो। मतलब की बात है, ये अधिवक्ता आ गया, इसका मीनिंग है एडवोकेट, मतलब कि वकील के पद पे रहा हो। ठीक है। अधिवक्ता का अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आए तो इसको आप अंडरलाइन करके ऊपर वकील भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए पहली हमने उसकी देखी क्वालिफिकेशन कि कम से कम उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो। दूसरा हमने देखा कि उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो वकील के पद पे रहा हो, मतलब उसने वकालत की हो। और लास्ट एंड फाइनल, राष्ट्रपति के मत से वो एक विशेष अधिवेता हो, विधिवेता हो। मतलब कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के नजरिए से वो एक अच्छा मतलब व्यक्ति हो, मतलब अच्छा व्यक्ति लगा लीजिए, एक मतलब कि पूर्ण योग्यता पूर्ण, मतलब कि उसमें पूरी एबिलिटीज होनी चाहिए राष्ट्रपति की नजरिए से। ठीक है। समझ आ गया लक्षिता? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है कार्यपालिका एवं विमुक्ति। मतलब कि हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में कि उनका कार्यकाल कैसा होता है और वो अपने पद पर
कब तक रहते हैं, मतलब कि वो रिटायर कब हो सकते हैं, ठीक है। एक तो वो रिटायर कब हो सकते हैं, ये सारी चीजें देखिए। न्यायाधीश को कार्यकाल की पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है, मतलब कि बेटा ये जो जजेस होते हैं ना, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, प्लस इनको सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनके पास ये चीज़ आप भी जानते हैं बेटा, मर्डर केस के बारे में भी आती है, ठीक है। सारे गैंगस्टर्स होते हैं जो भी है ना, जो गलत काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम, गलत काम कर जाते हैं, तो क्या उनके लिए वो सुनवाई करते हैं, मतलब कि जो फेयर होता है उसके हक में बोलेंगे। अब आपको ये बात पता है कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, अब उनके अगेंस्ट में बोलना, तो इसका मतलब है कि वो जज अपनी जान पर खेल के ही बोलता है ना सारी चीज़ें। इसी वजह से उन लोगों को, जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। देखो, एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त होता है, मतलब कि अब आप सेवा ने, इसकी लाइन का मेन मीनिंग है कि जो हमारा जज है, ठीक है, वो अपनी पद पर कब तक रहता है, कब तक न्यायाधीश के पद पर रहता है, वो रहता है 65 वर्ष तक, मतलब कि जैसे ही उसने अपनी 65 वर्ष की एज कंप्लीट करी और वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को लिखित सूचना देकर न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, मतलब कि अगर उसको अपने 65 वर्ष पूरे होने से पहले त्याग पत्र, मतलब कि अपना रेजिग्नेशन देना है, तो उसको रिटर्न में राष्ट्रपति को देना होगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, मतलब कि मेन है कि राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति को पहले क्या देगा, रिटर्न में देगा कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसके बारे में छानबीन करवाएगा कि ये क्यों ले रहा है, ठीक है। या और उसके बाद अगर राष्ट्रपति के उसके सॉरी क्या नाम है इसका, न्यायाधीश के अगेंस्ट कोई होता है ना कि इसने गलत काम किया है, इसने भ्रष्टाचार किया है, इसने घूस ले ली, या कोई गलत काम कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के उल्लंघन से मतलब है रूल्स तोड़ रहा है, तो राष्ट्रपति इसकी जांच पड़ताल करने को कहेगा। और अगर वो जांच पड़ताल सही हो जाती है, मतलब कि उसके परिमाणित, मतलब कि प्रमाणित, मतलब उसके अगेंस्ट में वाक्य में सारे गवाह आ जाते हैं कि उसने गलत व्यवहार किया है और उसके अंदर अब क्षमता नहीं है, अक्षमता मतलब उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो न्यायाधीश के पद पर रहे, इसीलिए उसको पद से हटा दिया जाता है। किंतु ऐसा तभी संभव है यदि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाए। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने कुल सदस्यों का संख्या में बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के पास करना जरूरी है। मतलब कि बेटा ये चीज आप लोगों को पता है कि अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है, किसी के खिलाफ कोई गलत व्यवहार आ रहा है या किसी को पद से हटाना है, तो उसके लिए पहले बहुमत, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का बहुमत, मतलब कि 50-50 नहीं, 50% से ज़्यादा वोट उसके अगेंस्ट आने अनिवार्य हैं। और ये चीज़ हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पता है ना? यस सर। कि जब तक बहुमत नहीं मिलेगा तब तक की वो चीज़ लागू नहीं की जाएगी, ठीक है? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यायाधीश के वेतन भत्ते। अब आप देखो बेटा, आपको एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अब हमारे देश में न्यायाधीश है, मतलब कि जज है, ठीक है, जो कि बड़े बड़े फैसले लेता है ना, और सारे मतलब कि यूँ लगा लो वो गैंगस्टर के अगेंस्ट भी वो देता है, सुनवाई करता है, मर्डर हो जाता है उसके अगेंस्ट भी करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्राइम कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए, अब वो इंसान जो क्राइम के अगेंस्ट में बता रहा है, क्राइम के अगेंस्ट में सुना रहा है, ठीक है, क्राइम के अगेंस्ट में लोगों को ये बात बोल रहा है कि इसको सजा दे दी जाए, तो क्या उसके लोगों से उसको डर नहीं होगा? अब आप बताइए, अगर आपको कभी मौका मिले, कोई गलत कर रहा है और आपने उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखवा दी, ठीक है, तो क्या होगा? जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन लिखवाई है आपको उससे डर रहेगा ना?
यस मैम। रहेगा ना। तो बेटा ऐसा ही होता है कि न्यायाधीशों का जो लाइफ होती है वो काफी सिक्योर रखी जाती है, उनको सिक्योरिटी में रखा जाता है। प्लस उनको जो वेतन भत्ते मतलब कि जो उनकी सैलरी होती है और जो उनको और भी फैसिलिटीज दी जाती है ना बेटा, वो उनको इतनी अच्छी दी जाती है ताकि उनका भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान ही ना जाए। अब एक बात बताओ, न्यायाधीश है, अब न्यायाधीश को आप यूँ देख लो कि आपको अपने हक में फैसला चाहिए, तो क्या आप न्यायाधीश को रिश्वत देने की, जो गलत होता है, आपकी नहीं कह रही, मतलब जो गलत है वो क्या रिश्वत दे के अपने अंडर नहीं करवा सकता? करवा सकता है ना। लेकिन न्यायाधीश ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है कि भ्रष्टाचार की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। देखो, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को संसद द्वारा निर्धारित किया गया वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त रहने के लिए निःशुल्क सरकारी आवास तथा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। उनके वेतन भत्तों का भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है, जिसके लिए संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि बेटा जो इनके वेतन भत्ते हैं, जो इनके लिए सैलरी वगैरह चूज की जाती है, वो बहुत अच्छी तरीके से चूज की जाती है, उनको बहुत अच्छा दिया जाता है, ठीक है, ताकि इनका मेन है कि माइंड भ्रष्टाचार की तरफ ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां, मतलब कि उच्चतम मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट। बेटा जहां आपको ये लाइन याद, वर्ड याद ना रहे ना, यहाँ आप ओब्लिक लगा के सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देखो, क्षेत्राधिकार का अर्थ है वह शक्ति जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या करने और विवाद का समाधान करने के लिए किया जाता है। क्षेत्राधिकार मतलब कि बेटा ऐसा क्षेत्र जिस पर उसी चीज का अधिकार हो, ठीक है, समझ आ गई। जैसे आपका अपना घर, उस पर आप ही आपका अधिकार है। तो बेटा उच्चतम न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार का अर्थ है वह शक्ति जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या करने और विवाद का समाधान करने के लिए किया जाता है। सीधी सीधी बात है, न्यायालय का काम क्या होता है? न्यायालय का काम होता है कानूनों की व्याख्या करना, बताया था मैंने। विधायिका जो कानून बनाती है उनको लागू करती है कौन? कौन लागू करती है? कार्यपालिका, ठीक है। कौन लागू करती है? कार्यपालिका। और उन कानूनों की व्याख्या कौन करता है? व्याख्या कौन कर रहा है? देखो, कानूनों की व्याख्या करना कौन करेगा? न्यायालय, बेटा न्यायालय करेगा, ठीक है। न्यायालय उनकी व्याख्या करता है, मतलब कि न्यायालय का मेन काम क्या होता है? कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का समाधान करना, मतलब कि लोगों को उनके लिए जज करना, मतलब लोगों को उनके लिए फेयर में रिजल्ट सुनाना। उच्चतम न्यायालय के मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार काफी विस्तृत है। बेटा कल मैंने आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार बताया था। अपील करना क्या था? निचली कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ऊपरी कोर्ट में, मतलब उच्च हाई कोर्ट में अपील करना अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, बताया था। लास्ट एंड फाइनल जो डिसीजन देता है वो सुप्रीम कोर्ट देता है, मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो रिजल्ट आ जाता है वो फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। इसके परामर्शदायी अधिकार भी प्राप्त है तथा यह संविधान का अंतिम व्याख्यात भी करता है। अंतिम व्याख्यात मतलब कि उच्चतम न्यायालय होते हैं जो अंतिम व्याख्या करता है, मतलब कि फाइनल डिसीजन सुनाता है, ठीक है। इसे परामर्शदायी अधिकार भी प्राप्त है, मतलब कि बेटा सलाह देने का, मतलब कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सलाह भी दे सकता है, ठीक है। परामर्श का मतलब क्या होता है? परामर्श का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। इसको अंडरलाइन करो और नीचे लिखो सलाह। परामर्श को अंडरलाइन करके नीचे लिखिए सलाह, ठीक है। बाकी का बेटा हम कल करेंगे। मौलिक क्षेत्राधिकार हम कल रीड करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है। आज का
फाइंड आउट करना हाँ, है। वो जो दो दो नंबर वाले 5 क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करने हैं, प्लस आपको ये रीड करना है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके, थैंक यू। लीव करो।